आज की इस वीडियो में हम जो हमारा इंटेलिजेंस वाला वीडियो पोर्शन है उसको हम कंप्लीट करेंगे और इसी क्रम में आज हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे जो कि है इंटेलिजेंस की। तो इस वीडियो में हम दो थ्योरी कवर करेंगे जो है एक कारक सिद्धांत और द्विकारक सिद्धांत। ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है जब हम इंटेलिजेंस को पढ़ते हैं या फिर इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ते हैं, क्योंकि इन्हीं थ्योरी के हिसाब से जो आगे की थ्योरी है हम उनका बेस बनाते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि किस तरह से इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज हैं उनका विकास हुआ, किस तरह से एक के बाद एक थ्योरी आती रही और किस थ्योरी में क्या कमी थी और क्या इनमें अच्छाई थी। तो इसको हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक कारक सिद्धांत की, जिसको यूनिफैक्टर थ्योरी कहा जाता है। इसको दिया था विनय टर्मन स्टर्न। इन तीन लोग एक पॉइंट पर इन्होंने एग्री किया कि जो बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होता है, उसको इन्होंने एक माना। इसके उन्होंने अलग अलग पार्ट नहीं माने। इनका मानना ये था कि इंटेलिजेंस कैन नॉट बी डिवाइडेड। इसको हम टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते। इसको जैसे हम ऐसे ऐसे टुकड़ों में इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये क्या रहेगा, ये हमेशा एक ही रहेगी। अब जब बात आती कि हमेशा जब ये एक ही रहेगा, ठीक है, तो फिर कोई भी व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कैसे कर सकता था। तो इस पॉइंट को ये थ्योरी क्लैरिफाई नहीं कर पाती है। तो हम इस थ्योरी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके हम नाम जान लेते हैं। इसको राजशाही सिद्धांत भी कहा जाता है, इकाई सिद्धांत भी कहा जाता है, एक तत्व सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी को मोनोफैक्टर थ्योरी कहा जाता है, इसी को मोनार्किक थ्योरी भी कहा जाता है। अब देखेंगे, हमें ये नाम याद रखना है, विनय टर्मन स्टर्न। कभी कभी ऐसा होगा कि क्वेश्चंस में केवल विनय का नाम आए, टर्मन और स्टर्न ना आए, क्योंकि विनय ने प्रतिपादन किया था, टर्मन और स्टर्न बाद में आए थे जिन्होंने इस थ्योरी का समर्थन किया था। ठीक है, तो विनय को जरूर याद रखना है। ठीक है, टर्मन और स्टर्न बाद में आए थे और विनय इसमें प्रतिपादन किया था। तो ये हमें याद रखना है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने कहा था कि जो इंटेलिजेंस होता है, जो बुद्धि होती है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ये अगर इसको हम बुद्धि माने, ठीक है, तो ये पूरा एक रहेगा। इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। किसके अकॉर्डिंग? यूनिफैक्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब इनके हिसाब से अगर हम बात करें तो एक बच्चा है क्लास में जिसकी बुद्धि क्या है, जिसमें बुद्धि ज्यादा है, ऐसा मानना है। तो वो बच्चा हिंदी में भी अच्छा प्रदर्शन करेगा, गणित में भी अच्छा प्रदर्शन करेगा, विज्ञान में भी अच्छा प्रदर्शन करेगा, खेल में अच्छा प्रदर्शन करेगा, व्यायाम में अच्छा प्रदर्शन करेगा, कोई कंपटीशन होगी, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलर एक्टिविटी होंगी, उनमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। ऐसा मानना था यूनिफैक्टर वालों का। मतलब कि यूनिफैक्टर थ्योरी के हिसाब से अगर कोई बच्चा बुद्धिमान है, जिसमें इंटेलिजेंस ज्यादा है, वो हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेगा। ठीक है, ये तो हो गई इस थ्योरी के हिसाब से कि इन थ्योरी ने क्या बताया। अब देखेंगे इस थ्योरी से हम क्या प्रूव नहीं कर सकते। इस थ्योरी का, इसको हम प्रोज कहेंगे। ठीक है, अब कॉन्स देखते हैं। कॉन्स का मतलब इस थ्योरी की कमियां क्या है। इस थ्योरी की कमी ये है, जैसे कि एक स्टूडेंट है। अब ये स्टूडेंट क्या है, ये बैडमिंटन अच्छे से खेलता है। ठीक है, बैडमिंटन या फिर कोई एक खेल अच्छे से खेलता है, लेकिन इसकी जो गणित है, गणित में ये अच्छा नहीं है, गणित में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है और खेल में अच्छा प्रदर्शन करता है। ठीक है, खेल में अच्छा प्रदर्शन करा है इसने और गणित में कम प्रदर्शन किया। तो यहाँ पर थ्योरी फेल हो जाती है, क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से अगर किसी के अंदर इंटेलिजेंस ज्यादा है, बुद्धि ज्यादा है, तो वह हर क्षेत्र में एक समान और अच्छा प्रदर्शन करेगा। ठीक है, तो ये जो एक समान और अच्छा प्रदर्शन करने वाला जो कॉन्सेप्ट है यूनिफैक्टर थ्योरी का, वो यहाँ पर आके फेल हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि गणित में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे खेल में अच्छे होते हैं,
ठीक है, कुछ बच्चे गणित में भी अच्छे नहीं होते हैं, खेल में भी अच्छे नहीं होते हैं, वो गायन में अच्छे होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे आर्ट में अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रूव होता है, यहाँ पर प्रूव ये होता है कि अगर एक विशेष क्षेत्र की बात की जाए तो हो सकता है कि एक बच्चा एक विशेष क्षेत्र में ज्यादा आगे जाए, उसे उस क्षेत्र के बारे में ज्यादा इंटेलिजेंस हो और बाकी क्षेत्र में कम इंटेलिजेंस हो। ये तो इसका क्या था, कौन से मतलब कि ये चीज यूनिफैक्टर थ्योरी प्रूव नहीं कर पाई। अब इसके बाद देखेंगे द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत को टू फैक्टर थ्योरी कहा जाता है, इसको स्पीरमैन ने दिया था। स्पीरमैन का द्विकारक सिद्धांत है टू फैक्टर थ्योरी इसको कहा जाता है। इसके अन्य नाम देखेंगे, इसको द्विखंड सिद्धांत भी कहा जाता है, द्वितत्व सिद्धांत भी कहा जाता है। अब इन्होंने क्या बताया कि जो इंटेलिजेंस होता है, ठीक है, जो इंटेलिजेंस होता है इसके दो फैक्टर होते हैं। पहला होता है जी फैक्टर, दूसरा होता है एस फैक्टर। जी फॉर जनरल और एस फॉर स्पेसिफिक या फिर स्पेशल। ठीक है, ये हो जाता है। देखो, जी फैक्टर को सामान्य फैक्टर कहा जाता है हिंदी में, और एस फैक्टर को विशिष्ट फैक्टर कहा जाता है। अब हम इसके बारे में देखेंगे। सिंपल सा पहले हम एक लाइन में बता देते हैं कि स्पीरमैन ने बताया जो बुद्धि होती है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जी फैक्टर थ्योरी और एस फैक्टर। मतलब कि बुद्धि के दो कारक होते हैं, एक सामान्य कारक होता है, एक विशिष्ट कारक होता है। अब देखेंगे सामान्य कारक क्या होता है, जी फैक्टर क्या होता है। जी फैक्टर सार्वभौमिक होता है लेकिन इसकी मात्रा अलग अलग होती है। सार्वभौमिक होता है लेकिन मात्रा अलग अलग होती है। सार्वभौमिक का यहाँ पे क्या मतलब है, सार्वभौमिक का मतलब है कि जो भी बच्चे हैं, ऑफस्प्रिंग्स हैं, वो अपने पेरेंट्स से इस चीज को इनहेरिट करते हैं। मतलब वंशानुक्रम में ये चीज आगे आती रहती है। अब सार्वभौमिक इसलिए हो गया क्योंकि जो वंशानुक्रम का सिद्धांत है वो हर ऑफस्प्रिंग पे, हर बच्चे पर फॉलो होता है। ठीक है, लेकिन मात्रा अलग हो सकती है। जैसे कि एक पेरेंट है, जैसे पेरेंट है माता और पिता। अब इनके क्या है, तीन बच्चे हैं, ए बी सी। अब ए क्या है, गणित में अच्छा है, बी आर्ट में अच्छा है, और सी खेल में अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जी फैक्टर है वो तो सभी में समान आएगा। इस थ्योरी के जी फैक्टर के हिसाब से जो जी फैक्टर है वो इन सभी में समान होगा, लेकिन इसकी मात्रा अलग अलग होगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं इसको हम बाद में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं। जैसे वंशानुक्रम, सृजनात्मकता इसको क्रिएटिविटी कहा जाता है, तर्क शक्ति इसको रीजनिंग कहा जाता है। अब एस फैक्टर देख लेते हैं। एक्स फैक्टर क्या होता है, एक्स फैक्टर जो होता है इसको स्पेशल फैक्टर भी कहा जाता है और स्पेसिफिक फैक्टर भी कहा जाता है। ये वातावरण से अर्जित किया जाता है। वातावरण से अर्जित किया जाता है मतलब कैसे अर्जित किया जा सकता है, अधिगम के द्वारा। मतलब कि लर्निंग और प्रैक्टिस, इसके द्वारा इसको अर्जित किया जाता है वातावरण से। जैसे कि व्यवसायिक योग्यता, व्यवसायिक योग्यता सभी में अलग होती है। किसी का कोई व्यवसाय होता है, किसी का अलग व्यवसाय होता है। जैसे कि एक टीचर, ये अपने आप में एक अलग व्यवसायिक योग्यता है। वहीं चिकित्सक जो होते हैं उनमें अपनी अलग व्यवसायिक योग्यता होती है, वकील में अलग योग्यता होती है। तो अब ये योग्यता कहाँ से आई, ये वातावरण से आई। वातावरण का मतलब क्या है, अध्यापक बनने के लिए उन्होंने अलग तरह से ट्रेनिंग ली है, अलग तरह से अधिगम किया है, प्रैक्टिस की, तब वो अध्यापक बने। वहीं चिकित्सक के लिए क्या है, इन्होंने एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की, इन्होंने फिर किसी हॉस्पिटल में इन्होंने इंटर्नशिप की, जॉब की, अब ये चिकित्सक बन गए। वहीं वकील, इन्होंने क्या किया, लॉ की डिग्री की, एलएलबी की, एलएलएम किया, उसके बाद किसी के साथ उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस की और ये वकालत बने। मतलब कि यहाँ पर हम वातावरण से सीख रहे हैं, मतलब लर्निंग और प्रैक्टिस चल रही है। एक्स फैक्टर में लर्निंग होती है जो कि वातावरण के माध्यम से, और एक्स फैक्टर ये इनहेरिटेड होता है, मतलब कि ये वंशानुक्रम के हिसाब से आगे बढ़ता रहता है। अब हम इसको देखेंगे जी फैक्टर को, जी फैक्टर, और यहां हम रखेंगे एस फैक्टर, और ये हो गया जी फैक्टर। अब इसको देखेंगे,
जी फैक्टर जैसे कि तर्क शक्ति होती है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये हो गई, और क्रिएटिविटी। ये जी चीज हम पढ़ रहे हैं, इसको हमें ऐसे पढ़ना है कि ये चीज स्पीरमैन का जो सिद्धांत है, टू फैक्टर थ्योरी है, उसके हिसाब से हमें पढ़ना है, ठीक है। अब जी फैक्टर में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि सभी के अंदर जो जी फैक्टर होता है वो कॉमन होता है। क्या होता है? सभी के अंदर जी फैक्टर कॉमन होता है, मतलब कि जनरल फैक्टर। कॉमन कैसे होता है? इन्होंने बताया कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सभी का सबसे पहला जो इनिशिएटिव क्या होता है कि मुझे कैसे भी करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो जी फैक्टर में आ जाता है। एक कॉमन कॉमन स्किल्स होगी, कॉमन एबिलिटी होगी सभी के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो ये तो आगे जी फैक्टर में। वहीं जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर किस में अच्छे हैं? वो क्या है, क्रिकेट में अच्छे हैं, ये खेल में अच्छे हैं। तो ये इनका इस एस फैक्टर ज्यादा है, इनका एस फैक्टर किस में ज्यादा है, स्पेशल फैक्टर या स्पेसिफिक फैक्टर ज्यादा है खेल में। वहीं पे गायक हैं, गायक जैसे अरिजीत सिंह हो गए, मुकेश हो गए, लता दी हो गई। तो इनमें क्या है, इनमें गायन का जो फैक्टर है वो ज्यादा है। इन्होंने प्रैक्टिस के थ्रू अर्जित किया है, वातावरण से अर्जित किया है। तो ये चीज हो जाती है हमारी स्पेशल फैक्टर में। स्पेशल फैक्टर में जिसको एस फैक्टर कहा जाता है। वहीं जो कॉमन होता है, जैसे तर्क शक्ति हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, क्रिएटिविटी हो गई, वंशानुक्रम हो गया, ये चीज सभी में कॉमन रहता है, समान रहता है, ठीक है। वहीं एस फैक्टर किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट की बात करें, ठीक है, स्टूडेंट ए बी सी, ठीक है, तीन स्टूडेंट हमने लिए, एक क्लास में तीन स्टूडेंट हैं, और हम देखेंगे एक स्टूडेंट क्या है, वो बहुत ही अच्छा गाता है, मतलब वो बहुत ही अच्छा गायक है, अच्छी तरह से गाता है। वहीं जो स्टूडेंट बी है, ये खेल में बहुत अच्छा है, ये खो खो बहुत ही अच्छा खेलता है। वहीं जो सी है, वो हिंदी में वीक है, ठीक है, लेकिन साइकिल बहुत अच्छी चलाता है। वो हिंदी में तो वीक है लेकिन साइकिल बहुत अच्छी चलाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो स्टूडेंट ए है, इसमें सिंगिंग का जो फैक्टर है, वो एस फैक्टर क्या है, वो यहाँ पर ज्यादा हो गया। वहीं खेल, जो प्ले या फिर स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो इसमें ज्यादा है। वहीं हिंदी, अभी साइकिल अच्छा चलाता है, ठीक है, जो उसकी साइकिलिंग की जो स्पेशल फैक्टर है वो चीज यहाँ पर ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह से हम एस फैक्टर और जी फैक्टर को समझ सकते हैं।